नमस्कार, आप देख रहे हैं सरोकार मीडिया और मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। तो लिबरल पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय स्तर के पत्रकार सिराज साहिल जी को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की लोकसभा सीट के लिए चुनावी मैदान में उतारा गया है। वही मौजूद है आज हमारे साथ, उनसे बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के एरिया के बारे में। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, पहले तो आप हमें ये बताइए कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जो सीट है उससे आप चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, क्या आपको वहाँ पर कमी महसूस हो रही है जो आपकी पार्टी पूरा करना चाहती है? नॉर्थ ईस्ट संसदीय क्षेत्र, यहाँ उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग जो है बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं। ज़्यादातर कॉलोनियाँ जो है अनधिकृत कॉलोनियाँ हैं जी। मेरा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जब वो अनधिकृत कॉलोनी का संबोधन करते हैं राजनेता, तो हमें बहुत दुख होता है कि देश की राजधानी होने के बावजूद अनधिकृत शब्द का इस्तेमाल क्यों होता है, उसको अधिकृत क्यों नहीं करते हैं राजनेता। टैक्स उनसे लिया जाता है, नगर निगम में जो है वो हाउस टैक्स जमा करते हैं, पानी बिजली सब जो है उनके यहाँ लगी है, तो फिर अनधिकृत क्यों जी। पहला सवाल। दूसरा सवाल मेरा जो है राजनेताओं और राजनीतिक दलों से ये है कि उस एरिए में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, वहाँ जो है ट्रैफिक की समस्या है, स्वास्थ्य सुविधाओं का बुरा हाल है, शिक्षा की जो है मतलब स्थिति ठीक नहीं है, गरीब लोग जो हैं और गरीब होते जा रहे हैं, वहाँ जो अमीर लोग हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं। जो भी सांसद इस क्षेत्र के हुए हैं, वो चाहे किसी भी राजनीतिक दल के हों, हम किसी की आलोचना नहीं करना चाहते हैं, ना अपनी पार्टी की ऐसी सोच है, लेकिन कुछ ऐसा डिलीवर नहीं किया जिससे यहाँ के आम नागरिकों का जीवन स्तर ऊपर उठ सके। तो सर, अगर हम बात करें एज एन एमपी के चुनाव के लिए आप अभी चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो आपको क्या लगता है, मतलब ऐसा आपके अकॉर्डिंग ऐसा कौन सा रूल है, ऐसा कौन सा बिल है जो आपके अकॉर्डिंग सही नहीं है और जो चेंज होना चाहिए? भाई देखिए, एक सांसद का काम होता है अपने क्षेत्र के विकास के लिए सरकारों से और संसद भवन में मुद्दों को उठाना और उस क्षेत्र के विकास के लिए सरकारी मंत्रालय जो होते हैं उनसे आवंटित राशि को अपने क्षेत्र में लगाना और जो मूलभूत समस्याएं हैं उनका निराकरण करना। सांसद का मतलब ये नहीं होता है कि उससे संबंधित पार्टी अगर सत्ता में है तो उसकी चाटुकारिता करे और उसकी हाँ में हाँ ही सिर्फ मिलाए। लोग वोट मांगते वक्त तो जनता के पैरों में गिर जाते हैं, सारे नेता जो है उसको भगवान मानते हैं और जनता जनार्दन कह के संबोधित करते फिरते हैं और हर तरह की दुआई देते हैं कि भाई अब उस बार जो काम नहीं किया आप ज़रूर करेंगे, मुझे मौका दो। जबकि सांसद होते हुए वो जनता से मिलना भी नहीं पसंद करते हैं, तो ये कैसे चलेगा। जनता बहुत समझदार है, वो सब जान रही है कि कौन आदमी जो है कितनी हैसियत रखता है और उसका पिछला रिकॉर्ड क्या है। तो जाहिर सी बात है कि हमारी पार्टी ने हमें जो है जिम्मेदारी दी है इस क्षेत्र में जो है प्रत्याशी बनाकर, और यूं भी हम जो है सांसद हुए बिना भी, क्योंकि पत्रकारिता से जो है हमारा संबंध है, 25 सालों से मैं दिल्ली में जो है जनता की यूं भी मदद कर रहा हूं, तो हमें जनता का जो है रिस्पांस अच्छा मिल रहा है। लोग जानते हैं कि ये आदमी जो है हमारी मदद कर सकता है, क्योंकि इसको पत्रकार होने के नाते पता है कि किस विभाग से किस तरह से काम लिया जा सकता है, अधिकारियों से कैसे बात की जा सकती है, पुलिस थाने अस्पतालों में लोगों की जो है सुध ली जाए उसके लिए क्या व्यवस्था की जा सकती है। तो जनता हमें बहुत ही सकारात्मक रूप से जो है स्वीकार भी कर रही है, और नेता कोई भी बनता है वो जनता की मदद से ही बनता है। जनता को अगर जो है जो भी अच्छा लगेगा जनता उसको वोट देगी। और हम तो इस बात को कहते हैं कि कभी भी हमारे पॉलिटिशियन को सिर्फ ये देख के जनता वोट ना दे दे कि ये इस पार्टी विशेष से है या इस धर्म विशेष से है या इस जात विशेष से है। हमारे हिसाब से तो जनता को ये सोचना चाहिए कि जो राष्ट्रवादी हो, भारतीयता की बात करता हो और सबको साथ लेके चलने की बात सोचता हो, और सोचता ही ना हो, उसके क्रियाकलापों में वो चीज़ दिखाई भी दे, उसका जो कैरेक्टर है, पुरानी बातें हैं, उसका जीवन है अब तक कैसा रहा, वो भी जनता जाने। और चुनाव आयोग भी ये प्रयास कर रहा है कि हर प्रत्याशी के बारे में जनता जो है जाने पहचाने, उसके बाद जो है उसका चयन करे, ताकि संसद में भी ऐसे लोग जा सकें जो जनता की समस्याओं को समाधान करने के लिए तरह तरह के बिल पास करवा सकें, कानून ला सकें, बहस में हिस्सा ले सकें, क्षेत्र के विकास के लिए धन आवंटित करवा सकें, जो भी सरकार बने।
वर्तमान में उसमें सांसद हैं मनोज तिवारी जो भाजपा से हैं। मनोज तिवारी अभी वर्तमान सांसद हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से, एक जाना माना चेहरा हैं, एक्टर हैं, सिंगर हैं, काफ़ी लोकप्रिय हैं। तो अभी भाजपा ने फाइनल तो नहीं किया है कि उनकी तरफ से प्रत्याशी कौन उतरेगा, पर पिछली बार क्योंकि वो चुनाव जीते थे तो हो सकता है कि इस बार भी उनको एज ए प्रत्याशी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से वो लोग उतार दें। तो फिर क्या क्या कठिनाई आप फेस करने वाले? मेरे सामने कोई कठिनाई नहीं है। मनोज तिवारी क्या, कोई भी आदमी हमारे सामने आ जाए और हम किसी के भी सामने चुनाव लड़ने के लिए सक्षम हैं, क्योंकि हम जनता के हित की बात करते हैं, पार्टी हित की बात नहीं करते हैं, पहली चीज। और हम किसी बड़े नेता की परछाई नहीं है। आपको मैं बताऊं, मनोज तिवारी साहब जब पहली बार सांसद बने थे तो उन्होंने स्लोगन दिया था, मोदी जी की परछाई है, आपका छोटा भाई है। हमारा स्लोगन ये है कि भैया पहले जो है इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। हमें पहले अपनी समस्याएं बताओ, हम तुम्हारी समस्या आज सॉल्व करेंगे वोट पड़ने से पहले। जब सॉल्व हो जाए तब हमें वोट दो। सर, आपने बोला कि आपकी समस्याएं आज सॉल्व करेंगे। जब आप ज़मीनी स्तर पर उतरे होंगे, लोगों से कनेक्ट किए होंगे, तो ऐसी कौन कौन सी समस्याएं थी? पहले तो आप समस्याओं के बारे में बताइए कि समस्याएं आपने क्या क्या देखी कि जो वर्तमान एमपी ने या वर्तमान सरकार ने उनकी पूरी नहीं की है या ठीक नहीं की है। उसके बाद आप ये बताइएगा कि आपने अपनी तरफ से क्या पहल की थी। समस्याएं बहुत हैं, लोग समाधान करने वाला चाहिए। मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैं 25 साल से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहा हूं। आज भी मैं वो काम लोगों के प्यार और सहयोग से कर देता हूं जो मिनिस्टर नहीं कर सकता। मैं चैलेंज से कहता हूं कि दिल्ली सरकार में भी जिन लोगों को प्रॉब्लम है वो हमें बताएं, हम उन प्रॉब्लम को भी सॉल्व कराऊंगा। एक नेता ही सॉल्व करे प्रॉब्लम, ये कोई जो है कहीं ठप्पा नहीं लगा है। तो नेता तो जनप्रतिनिधि हो जाता है, उसको फंड मिलता है। एक आम नागरिक अगर पढ़ा लिखा है, जागरूक है, तो वो अपनी बात को मनवा सकता है, प्रशासन शासन मंत्रालयों से करवा सकता है। और मैं पिछले 25 साल से यही कर रहा हूं। तो जो आदमी कर रहा है उसको अगर जो है लोगों का प्यार मिल जाएगा और वो सांसद बन जाएगा तो वो और मुस्तैदी से और तेजी से और प्रभावशाली तरीके से उसको अंजाम दे सके। अगर हम बात करें कैंपेनिंग की, तो ये बहुत एक अहम फैक्टर रहता है किसी भी चुनाव में। सभी राजनेता, सभी पार्टियां जनसभाओं को संबोधित करते हैं, जनता से जुड़ने की कोशिश करते हैं। तो लिबरल पार्टी की तरफ से जो प्रत्याशी पत्रकार सिराज साहिल जी, राष्ट्रीय स्तर के वो पत्रकार हैं जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के चुनाव में उतरे हैं, चुनावी मैदान में उतरे हैं, उनसे जान लेते हैं कि वो अपनी कैंपेनिंग को किस तरह कर रहे हैं। सर, तो पहले तो हमें ये बताइए कि सोशल मीडिया पर मैं भी चौकीदार हूँ, कांग्रेस पलटवार कर रहा है, चौकीदार चोर है, आम आदमी पार्टी अपनी कैंपेनिंग कर रही है, सभी पार्टीज अपनी अपनी कैंपेनिंग कर रही है। सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं, ज़मीनी तौर पर भी आप हमें बताइए कि आप अपनी पार्टी की कैंपेनिंग किस तरह कर रहे हैं। भाई देखिए, हम लोग जो है संसाधन के मामले में जिन पार्टियों का नाम आपने लिया उनसे बहुत कमज़ोर हैं जी। और हम लोगों की सोच भी ये नहीं है कि किसी उद्योगपति, किसी अपराधी, किसी व्यापारी से पैसा लेके उनसे टक्कर ली जाए। हम तो जनता जनार्दन के भरोसे हैं। हम लोगों का मकसद ये है, सोशल मीडिया पे हम लोग भी हैं, लेकिन हम लोग उस लेवल पे नहीं है कि हज़ारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे दिया जाए पैसा लेके रात दिन। मतलब हर आदमी के मोबाइल नंबर व्हाट्सएप और यूट्यूब और सारी वीडियो और क्लिप भेजी जाए। हम लोगों का प्रयास ये है कि जो कम से कम नॉर्थ ईस्ट संसदीय क्षेत्र के मतदाता हैं उनके मोबाइल पे हमारा मैसेज, संदेश पहुंच जाए, हमारे बारे में पहुंच जाए कि मैं क्यों चुनाव लड़ना चाह रहा हूं। और दूसरा हमारा ये भी प्रयास रहेगा कि जो मतदाता हैं, करीब पॉपुलेशन 23.5 लाख है, 15.5 लाख वोटर हैं, तो हम लोगों का ये कोशिश है, लोग लगे हुए हैं कि डोर टू डोर हर वोटर से 3-4 बार व्यक्तिगत सिराज साहिल मिल लें जी। और अगर सिराज साहिल किसी वजह से नहीं पहुंच पाए क्योंकि धन की कमी है, तो मैसेज जरूर पहुंच जाए कि एक कैंडिडेट ये भी है। बाकी जो है जनता तय करेगी कि 3-4 जो बड़ी पार्टियां हैं, तथाकथित बड़ी पार्टी पैसे के दम पे, वो क्या करना चाहती हैं, उनका क्या इतिहास है, या ये एक आदमी जो चुनाव ये लड़ रहा है लिबरल पार्टी ऑफ इंडिया से, इसका पिछला बैकग्राउंड क्या है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, इसने कितनी जो है मतलब पत्रकारिता में लोगों की मदद की है। क्योंकि आजकल तो पत्रकार भी चोर हैं, आजकल तो पत्रकार भी ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, ये आपको भी पता है। तो जनता अगर इस चीज़ को कंपेयर कर लेगी, अध्ययन कर लेगी और उसको ये लगेगा कि नहीं ये उस तरह का पत्रकार नहीं है,
पत्रकारिता के जो मूल सिद्धांत है उस पर ही जी रहा है, इसीलिए इसके पास धन नहीं है, लेकिन मान सम्मान और विश्वास, आत्मविश्वास है। तो जनता अगर चुन लेगी तो जनता की जो है और ज़्यादा मदद होगी, और अगर जनता नहीं चुनेगी तो भी हमारा जो है जनता से ये वहाँ आह्वान है कि उसके बाद भी हम उसके लिए हैं, क्योंकि हम तो पिछले 25 साल से ही यही कर रहे हैं। एक सवाल और पूछना चाहूँगी, पहले की पत्रकारिता में जब दूसरी सरकार हुआ करती थी और अब की पत्रकारिता में क्या फ़र्क है? पहले की पत्रकारिता भी जो है धन लोलुप थी। बहुत पुरानी पत्रकारिता तो बहुत अच्छी थी, वो तो सरकारों को हिला देती थी, लोगों को आईना दिखाती थी। लेकिन आज के पत्रकार ज़्यादातर धन के चक्कर में रहते हैं कि हमें किसी तरह से पैसा मिलना चाहिए, मंत्री की चापलूसी करते हैं, अधिकारियों के आगे पीछे टहलते हैं, अपना मान सम्मान बेच देते हैं। वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि पत्रकार का काम है सबको आईना दिखाना। लेकिन अब तो हमें लगता है कि पत्रकार होने के नाते हमें ही कुछ पत्रकारों को आईना दिखाना पड़ रहा है कि भैया सुधर जाओ, नहीं तो जो इज्जत है पत्रकारों की वो मिट्टी में मिल जाएगी। क्योंकि समाज जो है पत्रकार को एक अच्छा नागरिक मानता है, जिम्मेदार नागरिक मानता है। लेकिन जब पत्रकार ऑन कैमरा लोगों को ब्लैकमेल करता हुआ पैसे मांगेगा, आप समझ रही होंगी मैं किसको कह रहा हूं, तो जनता सब जानती है कि कौन पत्रकार क्या भाषा बोल रहा है। मैं जनता से यहां तक कहता हूं कि पिछले 25 साल से मैं दिल्ली में हूं एज ए पत्रकार, एक भी बात ऐसी बता दे कि हमने किसी को ब्लैकमेल किया हो, किसी को हमने अन्यथा महिमा मंडन करके पैसा ले लिया हो, या किसी गरीब की मदद ना की हो, अमीरों की चाटुकारिता की हो, तो मैं नॉमिनेशन भी नहीं करूंगा। ये मेरा चैलेंज है, क्योंकि हम उसी पत्रकारिता को जी रहे हैं अभी तक जो वास्तव में पत्रकारिता है। इसलिए हम लोगों से अलग हैं। लोग हमें कहें कि पागल है, ये ध्यान नहीं देता है, ये चाहता तो बहुत तरक्की कर जाता, ये चाहता तो इसके बाद बंगले होते, गाड़ियाँ होती। लेकिन इन सब चीज़ों से बड़ा चीज़ होती है आत्मसंतोष। अगर हम किसी एक गरीब के आंसू पोंछ देते हैं तो उसमें हमें जो आनंद मिलता है वो मर्सिडीज में घूमने में नहीं मिलता है। एक एमपी के क्या दायित्व होते हैं? एमपी के बहुत बड़े दायित्व होते हैं, क्योंकि एक कई लाख जनता का वो प्रतिनिधि होता है। वो सिर्फ पार्टी का या एक निर्दलीय भी है तो वो एमपी सिर्फ नहीं है, वो उन लोगों का विश्वास है, वो उन लोगों का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है संसद में, वो उनकी आवाज है, वो उनका प्रतिनिधि है। हर आदमी तो संसद में जा नहीं सकता। इसलिए हमारे व्यवस्था करने वालों और राजनेताओं ने और बड़े लोगों ने जिन्होंने देश को आज़ाद कराया, ये व्यवस्था बनाई कि एक रिप्रेजेंटेशन होगा जनता का। इसीलिए जो चुनाव होता है वो जनता का प्रतिनिधि कहलाता है, वो चाहे सांसद हो चाहे एमएलए हो, जनप्रतिनिधि हैं सब। लेकिन वो जनप्रतिनिधि ईमानदारी से अगर काम करें तो एक अकेला एमपी भी पूरी पार्लियामेंट को हिला सकता है, अपने क्षेत्र की जनता के जायज हकों को दिला सकता है। एक सवाल पूछना चाहूंगी, क्या इन दायित्वों पर अमल हो रहा है आज की डेट पे? आज की डेट पे कुछ लोग जो है इन दायित्वों पे अमल कर रहे हैं, उनको फिर वोट के टाइम पे गली गली धक्के भी नहीं खाना पड़ता है, जनता उनको अपने आप जिता देती है। लेकिन जो लोग जनता का वोट लेने के बाद अपने वादे से मुकर जाते हैं, अपने दायित्वों को नहीं निभाते हैं, वो इलेक्शन के टाइम में पसीना बहाते हैं, लोगों के हाथ पैर जोड़ते हैं, मनुहार करते हैं, उनको पैसा भी देते हैं, हर तरह से जो है उनको पटाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो इक्का दुक्का लोग वास्तव में जनप्रतिनिधि हैं, वो आराम से एसी में जो है लेटे रहते हैं, जनता ही उनका प्रचार कर देती है और जिता देती है। आपके अकॉर्डिंग अभी दिल्ली में सरकार बदलने की जरूरत है? दिल्ली में तो अभी मतलब कौन सी सरकार की बात आप कर रही हैं, केंद्र सरकार की कि दिल्ली की जो विधानसभा में, मतलब दिल्ली की जो विधानसभा में सरकार है? दिल्ली की जो सरकार है उसने जो है, सरकार ने बहुत से ऐसे वादे किए थे जनता से कि जनता ने जो है उसको अपार प्यार दिया और सहयोग दिया। मतलब 70 में से 67 सीटें जिता दी, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। किसी भी राजनीतिक दल को इतना ज़्यादा जो है बहुमत नहीं मिला। लेकिन अब जैसे जैसे मैं जर्नलिस्ट होने के नाते लोगों से इंटरेक्शन करता हूँ तो लगता है कि जनता में थोड़ा सा जो है उदासी है, और जनता में जो उत्साह था उस वक्त अब उसमें बहुत कमी आ गई है। लोग नाराज हैं, संतुष्ट नहीं है, संतुष्ट नहीं है। ओके, एक सवाल मैं आपसे और ये पूछना चाहूँगी कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से आप चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, फीडबैक जब आप जनता के बीच में गए तो फीडबैक कैसा आया था उनकी तरफ से? नहीं, जनता तो जो है वहाँ की यही चाहती है कि जो भी उनका प्रतिनिधि हो
वो सही माने में उनका प्रतिनिधि बन के संसद में जाए और उनकी जो है रोजमर्रा की जो समस्याएं होती हैं, कोई किसी बेचारा गरीब आदमी या कोई भी वोटर किसी नेता से पैसे की अपेक्षा तो करता नहीं है। वो सीधे सीधे ये अपेक्षा करता है कि अस्पताल में जो है अगर बेड नहीं मिल रहा है तो उसमें जो है मदद कर दे, किसी बच्चे का एडमिशन स्कूल में नहीं हो रहा है तो कह दे, डेथ सर्टिफिकेट बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है तो एसडीएम ऑफिस में कह दे, किसी की शादी ब्याह है तो वहाँ नगर निगम का वो बुक करा दे, कहीं कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है तो उसको जो है मेल मिलाप करवा दे। कोई पैसे थोड़ी मानता है। नेता वो भी काम नहीं करना चाहते हैं जो उनके हैं, वो एमपी बनने के बाद लंबी लंबी दलालियों में लग जाते हैं और फिर वही हाल होता है कि वो फिर इलेक्शन के टाइम पे जो है जनता के पैरों में आते हैं। अगर वो काम करें उनके लिए तो जनता के पास जाने की जरूरत ही नहीं, जनता खुद चल के उनके पास आए। और मैं तो जनता की, क्षेत्र की जनता से ये आह्वान करूंगा कि अगर उसने मेरे बारे में नहीं भी सुना है तो मेरा कैरेक्टर, मेरे बारे में वो नेट पे पढ़ ले, सोशल मीडिया की बात आपने कही, यूट्यूब पे मेरा नाम देख ले, गूगल पे मेरा नाम डाल दे और मेरा पूरा इतिहास खुद भी पढ़ ले। थोड़ा कष्ट लेना, अगर अच्छा कैंडिडेट देना है तो मैं भी चौकीदार और चौकीदार चोर और फलाना धमाका के अलावा कुछ अपने भी तो स्टडी करे। अगर अच्छा आदमी चाहिए, हम तो सीधे सीधे कहते हैं अगर हम अच्छे लगे तो हमें वोट दो रे भैया, जहाँ देना हो वहाँ दो, हम तो तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ आ रहे हैं। हमें एमपी का ठप्पा लगाने के लिए मैं नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि एज ए पत्रकार मैंने 600 कैबिनेट मिनिस्टरों के इंटरव्यू किए और 16 चीफ मिनिस्टर की, उनकी बोलती बंद की है, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। क्योंकि उनसे वो सवाल कोई पत्रकार नहीं पूछता है, क्योंकि वो वहाँ जाता है उनसे धन लेने, उनसे किसी का एडमिशन कराने, उनसे जो है कुछ सिफारिश लगवाने। हमने ये कभी किया ही नहीं है, इसलिए हम बेबाक होकर बात करते हैं। मैं चैलेंज से कहता हूं कि प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक अगर इस टेबल पे बैठ जाएं और एज ए जर्नलिस्ट मैं इंटरव्यू करूं तो वो पसीना पोंछते हुए ना भाग जाए तो मूंछें मुंडा दूंगा, पत्रकारिता छोड़ दूंगा। क्योंकि उनसे वो सवाल ही नहीं पूछता है कोई, उनसे वो सवाल कोई पूछता ही नहीं है। वो मैं पूछूंगा, लेकिन हमें क्यों बुलाएंगे? वो तो उसी को बुलाएंगे जो उनका चमचा होगा। ये एक अहम फैक्टर और चुनावों में रहता है जो जिससे जनता आमतौर पर अवगत नहीं होती है। तो इस सर एक बात बताइए, तमाम जो राजनीतिक पार्टियां होती है वो अपनी अपनी रणनीतियां बनाती हैं, अपने प्लस पॉइंट्स दिखाती हैं, जो विपक्ष होता है उनकी नाकामयाबियों को गिनाती हैं। एक उनके वोट काटने की और क्या क्या टेक्निक्स होती हैं, इस बारे में भी बताइए। भाई हमारी जनता को ये जानना चाहिए कि वोट जो है उसका बहुत कीमती है। जो तथाकथित बड़ी पार्टियां हैं वो समाज में इस तरह का वातावरण बनाती हैं कि अमुक जाति या धर्म का वोट उनकी बपौती है। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि वो वोट, दूसरी जाति का जो वोट है उसको काटने के लिए पैसा दे के कोई डमी प्रत्याशी खड़ा कर देते हैं ताकि 10-20 हज़ार, 500 हज़ार, 2,000, 4,000 जो भी वोट वो काटेगा वो दूसरी राजनीतिक पार्टी का काटेगा। जी। हम लोग इस धारणा को नहीं मानते हैं। हम लोगों का मानना ये है कि जनता को जो है राष्ट्र हित में जो आदमी हो, जो आदमी इस तरह की गंदी मानसिकता ना रखता हो, जो भारतीयता की बात करे, सभी धर्म और जातियों को एक समान समझे, उसको वोट देना चाहिए। और ये बातें वो राजनीतिक पार्टियां इसलिए फैलाती हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनका जो राजनीतिक धंधा है उसमें एक नया आदमी कैसे एंट्री कर ले, जी, उनका हिस्सा कैसे जो है काट ले। और मैं तो ये बात खुलेआम कहूँगा कि जब शुरू में केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी बनाई थी तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां ये कहती थी कि ये वोट कटवा पार्टी है। लेकिन क्या हुआ, जनता ने उसको पहली बार जो है करीब 28 सीटें दे दी। जी बिल्कुल। और उसके बाद उसको पूर्ण बहुमत से 70 में से 67 सीटें दे दी। तो अब अगर आज कांग्रेस और बीजेपी अपने उस वक्तव्य को देखें तो उन्हें खुद शर्म आ जाएगी कि हमने जिसको वोट कटवा कहा था उसने हमारे सारे विधायक ही छीन लिए और सारी सीटें जीत ली। तो ये होता है। अब वही चीज़ केजरीवाल भी कर रहे हैं। अब केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस, ये तीनों मिलके किसी चौथी पांचवी पार्टी को कह रहे हैं कि ये वोट कटवा है। ये तो जनता जनार्दन का फैसला है कि वो किसको पसंद करती है, किसको कसौटी पे खरा उतारने के बाद वोट देती है। तो ईमानदारी से सबको मैदान में आना चाहिए और अपनी योजनाएं, अपनी बात रखना चाहिए। अब ये जनता के ऊपर छोड़ना चाहिए कि वो किसको जो है वोट दे रही है, जिता रही है, किसको हरा रही है। स्वयंभू तरीके से ये वोट कटवा है या ये फलानी जाति का प्रतिनिधित्व करता है, ये सब बातें जो हैं ठीक नहीं है लोकतांत्रिक व्यवस्था में।
सर एक सवाल मैं आपसे और ये पूछना चाहूँगी और इवन जानना चाहूँगी कि अगर हम बात करें लोकसभा सीटों की, तो दिल्ली में जो 7 लोकसभा सीटें हैं, पिछली बार जो चुनाव हुए थे तो सातों की सातों भाजपा के खाते में गई थी और पूरे देश में भी मोदी लहर लहरा ही रही थी। तो आपको क्या लगता है इस बारी चेंज आएगा? भाई देखिए, ये जो है पिछली बार जिस तरह से जो है नरेंद्र मोदी साहब ने उनके नेतृत्व में जिस तरह से चुनाव लड़ा भाजपा ने जी। और पूरे देश में उनको सफलता मिली, इसमें कोई दो राय नहीं है। उतनी बड़ी सफलता जो है जब से भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ है कभी नहीं मिली। लेकिन अब जो चुनाव हो रहा है ये पहले की तरह नहीं होगा। इस बार का चुनाव टफ हो गया है क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो है डिलीवर नहीं हो पाई जो जनता से जो है वादे किए गए थे। अब तो जनता के पास मौका है जी। कि वो क्या करना चाहती है, किसको अपना प्रतिनिधि बनाना चाहती है और कौन आदमी जो है संसद में सरकार बनाए, ये तो वक्त ही बताएगा। अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि मोदी जी नहीं आ रहे हैं या कांग्रेस आ रही है या तीसरा मोर्चा आ जाएगा। अब ये तो जनता के ऊपर है कि वो किसको जो है मौका देती है। लेकिन मेरा तो पूरे देश की जनता से ये आह्वान है कि वो इस चक्कर में और इस झांसे में ना आए किसी भी पार्टी की कि जो है पूर्ण बहुमत की सरकार होगी तो अच्छी चलेगी। अच्छी थी तो पिछली सरकार चल रही थी और ना जाने कितनी सरकार आई पूर्ण बहुमत की। सरकार वो होना चाहिए जो जनता की समस्याओं का समाधान करे। इसलिए अच्छे प्रतिनिधि को जो है लोग चुने, वो चाहे किसी पार्टी से जो है बिलोंग करता हो। और ऐसे सिर्फ पार्टी के नाम पे चोर उचक्का खड़ा है अगर किसी बड़ी पार्टी से, तो क्या आप उसको संसद भवन में भेज दोगे? तो ये तो गलत होगा ना। इसलिए आप नेता को जो है अपनी कसौटी पे कसने के बाद ही वोट दें, ये मेरा देशवासियों से आह्वान है। अभी आपने वोटर्स की बात की तो एक सवाल मेरा और अभी निकल के आया है कि क्या आपको लगता है कि अब जो वोटर्स हैं हमारे देश के थोड़े राजनीति को लेकर इंटरेस्टेड हो गए हैं? भाई हमारे यहाँ जो है अब जिस तरह का माहौल है, जैसा कि आपने भी एक सवाल किया था, सोशल मीडिया इतना ज़्यादा हावी हो गया है और डिजिटल युग में अब लोगों को इन्फॉर्मेशन आसानी से मिल जाती है। तो ख़ास तौर से युवा जो है बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं और वो किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। वो अपने मन से जो है ईमानदारी से ठोक बजा के कैंडिडेट को परखने के बाद ही वोट देंगे। इस बात को तथाकथित बड़ी पार्टियां भी जानती हैं। इसलिए युवाओं को लुभाने के लिए तरह तरह के जो है वादे कर रहे हैं और दावे कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में नहीं होता है। इसलिए जो है युवा जो है बहुत कड़े फैसले लेगा, ऐसा मेरा मानना है। सर अपने सवाल पे वापस लौटना चाहूँगी। एक चीज़ मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि पिछले कुछ सालों में इतने इंटरेस्टेड लोग नहीं दिखते थे इलेक्शंस को लेके, चुनाव को लेके। मोस्ट ऑफ द लोग आते भी नहीं थे वोट देने के लिए। तो जब से 2014 के बाद से मोदी सरकार आई है तब से ये सोशल मीडिया भी तब से ही ट्रेंड करने लगा है और तब से लोगों का इंटरेस्ट भी थोड़ा इलेक्शंस को लेके, पॉलिटिक्स को लेकर बढ़ने लगा है। तो क्या इसका क्रेडिट बीजेपी को जाता है? नहीं, अगर कोई काम जो है मोदी जी के इनिशिएटिव लेने से हुआ है तो उनको ईमानदारी से क्रेडिट मिलना चाहिए। लेकिन मैं तो यहाँ तक के कहूँगा कि हमारे देश की सरकारों को और चुनाव आयोग को ये निर्धारित कर देना चाहिए कि हर वोटर को वोट देना कंपलसरी हो, अनिवार्य मतदान करना चाहिए। कई देशों में है पूरी दुनिया में। उससे ये होगा कि जो सरकार बनेगी वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करेगी। अभी अगर मान लीजिए 60-70% जो है वोट होते हैं और 30% नहीं होते हैं, तो इसका मतलब 30% लोगों ने हिस्सा नहीं लिया। हम तो कहते हैं नागरिकों को भी बाध्य करना चाहिए वोट करने के लिए। आप नागरिक हो, आप वोट नहीं कर सकते हो, आपको जो है मतलब इतना दायित्व, तो आप अधिकार तो मानते हो कि हमें लोन मिलना चाहिए, हमें सड़कें बनना चाहिए, हमें ये होना चाहिए। तो एक नेता होने के नाते मैं नागरिकों को भी कहूँगा बिना किसी उसके डर के कि हमें वोट नहीं देंगे। भाई तुम इतनी कष्ट नहीं उठा सकते हो कि लाइन में लग के वोट तुम किसी को भी दो, लेकिन वोट दोगे अपनी तो जिम्मेदारी तो निभाओ, तो लोकतंत्र मजबूत होगा। और जब लोकतंत्र मजबूत होगा तो अच्छे लोग आगे आएंगे। इसलिए वोट सबको करना चाहिए। आज के डेट पे लोकतंत्र मजबूत है या कमजोर है? लोकतंत्र मजबूत है क्योंकि लोकतंत्र में जनता जनार्दन भगवान है। आज आपके वर्तमान प्रधानमंत्री भी जो है हर सभाओं में यही कह रहे हैं कि मैं जनता की अदालत में आ गया, मेरे पिछले 5 साल का कार्यकाल देखो और हमें वोट दो, ये महागठबंधन महामिलावटी है, वो यही तो कह रहे हैं। तो इसका मतलब उनको भी पता है कि जनता ही अंतिम निर्णायक है।
इसलिए उनको अगर जनता अगर निर्णायक ना होती तो अब नेता लोग इतने जोर क्यों लगाते। करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? उनको पता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं तक पहुंच के अपनी बात कह दें, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कोई दूसरा पाला मार ले। जी, एट द एंड जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो जनता से ये कहना चाहूँगा कि वो जो है जब भी वोट करने जाएं तो वो सबसे पहले तो जो है उस प्रतिनिधि को भी देखें जो उनके वोट से संसद और विधानसभा में जाने वाला है, बाद में वो पार्टी देखें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि समीकरण बैठाने के चक्कर में पार्टियां अराजक तत्व, अपराधी, चोर, उचक्कों, ठेकेदारों को भी टिकट दे देती है। तो क्या आप जो है ऐसे लोगों को संसद में भेजना पसंद करोगे? ये जनता को सोचना चाहिए और मतदाताओं को ये चाहिए कि हर प्रत्याशी को अपनी कसौटी पे कसें, उससे सवाल पूछें, उससे जानें कि उनकी समस्याओं का समाधान वो कैसे करेगा। जब वो संतुष्ट हो तो वो उसको वोट दे, वो चाहे किसी भी राजनीतिक दल का हो। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की सीट पर आप चुनावी मैदान में उतरे हैं, क्या आपको लगता है कि आपके उस सीट पर एज अ प्रत्याशी उतरने के बाद बाकी पार्टियों का समीकरण बिगड़ सकता है? नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि जनता हमें इतना प्यार और वोट दे कि आगे से जो है वहां कोई आदमी हमारे खिलाफ खड़े होने की भी ना सोचे। मैं तो जनता की मदद के लिए राजनीति में आया हूं। अगर जनता हमसे अपनी मदद चाहती है तो हमें वोट दे, नहीं चाहती है तो जिसको उसको पसंद हो उसको वोट दे, हमें कोई जो है गम नहीं होगा। क्योंकि हम अपने आगे सांसद सिराज साहिल लगाने के लिए सिर्फ नहीं आ रहे हैं मैदान में। मैं इसलिए मैदान में आया हूं कि सांसद सिराज साहिल लगने के बाद हम जो 25 साल से जनता की सेवा करते आए हैं उस सेवा में और बढ़ोतरी हो जाएगी, तेजी आ जाएगी, प्रभाव हो जाएगा जनप्रतिनिधि होने के नाते। जी, तो ये थे हमारे साथ पत्रकार सिराज साहिल जी, जिन्होंने मेरे हर एक सवाल का जवाब बड़ी ही बेबाकी से दिया है। 1-to-1 बात हमने इनसे की है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।